पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के लिए उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, पूर्ण उपन्यास, उपन्यास वर्गीकरण, मेरी किताबों की अलमारी, रिकॉर्ड पढ़ना, प्रतिक्रिया, 69 किताबों की दुकान, सरलीकृत, पुस्तक के पृष्ठ, इकट्ठा करना, विषय सूची, स्थापित करना, रात में, गलती, 5, अध्याय 5, विभिन्न ज्वालाओं द्वारा आत्मा वलय परिवर्तन। अध्याय 5, एक अलग ज्वाला से परिवर्तित आत्मा की अंगूठी। अपनी मार्शल आत्मा को जगाने के बाद जियोयान देर नहीं कर रहा था। कुछ देर के लिए अपने बड़ों के साथ विनम्रता का आदान प्रदान करने के बाद वह अपने कमरे में लौट आया। दरवाजा बंद करके जियोयान पालथी मारकर बैठ गया। वह अपनी मार्शल आत्मा की बेचैन ऊर्जा को महसूस कर सकता था। इसे जागृत करने के तुरंत बाद उसने महसूस किया कि नीला कमल पृथ्वी को ज्वाला अपने सम्राट ज्वाला प्रकृति से दूर जा रही थी। उसने अपने नियंत्रण से इस प्रवृत्ति को दबाने की कोशिश की, लेकिन ये केवल तीव्र हो गई। फुफकार, मार्शल आत्मा को छोड़ दो। जियोयान के हाथ में 5 रंगों वाली ज्वाला दिखाई दी। कमरा तुरंत गर्म हो गया। 5 रंगों वाली ज्वाला के भीतर एक नीली ज्वाला नाच रही थी, जो बहुत सक्रिय लग रही थी। इसकी अंतर्निहित विशेषताएं उत्कृष्ट नहीं थी, लेकिन यह ज़ियाओयान के बाद आने वाली पहली ज्वाला थी, और ज़ियाओयान के विकास और विभिन्न अनोखी ज्वालाओं के अवशोषण से इसे बहुत लाभ हुआ था। इसके अलावा पहली विचित्र अग्नि के परिष्कृत होने के साथ यह ज़ियाओयान के सबसे निकट की विचित्र अग्नियों में से एक थी। हो सकता है कि अन्य विचित्र अग्नियां भी परेशानी पैदा करें, लेकिन यह ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद उसकी युद्धप्रिय आत्मा के जागरण ने कुछ परिवर्तन उत्पन्न किया हो। ज़ियाओयान ने एक क्षण विचार किया और पाया कि नीला कमल पृथ्वी को ज्वाला में कोई हिंसक स्वभाव नहीं था। इसके विपरीत ये बहुत कोमल थी, मानो उसके निकट आना चाहती हो। यह देखकर कि वह इसे समझ नहीं पा रहा है, उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और सम्राट अग्नि के भीतर ज्वाला को दबाना बंद कर दिया। नीली ज्वालाओं के समूह धीरे धीरे ऊपर उठे। अत्यंत आध्यात्मिक, वे कमल के आकार में संघनित हो जाते थे और कभी कभी थोड़ा मंथन करते हुए एक छोटे नीले ज्वाला सांप में बदल जाते थे। जैसे जैसे नीला कमल पृथ्वी को ज्वाला धीरे धीरे उस विचित्र अग्नि से अलग होती गई, सम्राट अग्नि के भीतर की नीली ज्वाला गंभीर रूप से क्षीण होती हुई प्रतीत हुई। हालांकि वह लुप्त नहीं हुई। जहां नीला कमल पृथ्वी को ज्वाला थी, वहां एक कमल ज्वाला खिल उठी। यह नीला कमल पृथ्वी को ज्वाला का बीज था। ये स्पष्ट रूप से सम्राट अग्नि में अपना कुछ सार छोड़ गया था। सम्राट की ज्वाला के नीचे पलते बढ़ते ये छोटी सी ज्वाला जल्द ही फलने फूलने वाली थी। ये देखकर कि सम्राट की ज्वाला अप्रभावित थी, जियोयान ने राहत की सांस ली। उसने अपनी दृष्टि वापस हवा में खुली हुई नीला कमल पृथ्वी को ज्वाला पर घुमाई। यह नीली ज्वाला उसके प्रति अत्यंत स्नेही लग रही थी। जियोयान के शरीर के चारों ओर घूम रही थी। ये देखकर जियोयान गहराई से द्रवित हो गया। पुराने दोस्त, क्या हुआ? मानो जियोयान का प्रश्न सुनकर ज्वाला तेजी से सिकुड़ गई और आग के एक छोटे से गुच्छे में बदल गई। शायद भयानक तापमान के अचानक तेजी से गिरने के कारण जियोयान भी अनायास ही कांप उठा। तुरंत ज़ियाओयान की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये जैसे ही ज्वाला अग्नि के एक पुंज में परिवर्तित होकर उसके शरीर से जुड़ गई, ज़ियाओयान ने महसूस किया कि उसकी रुचि और आत्मिक शक्ति एक उफनती नदी की तरह तेजी से उमड़ रही है। अगले ही पल, आंखें बंद करते हुए, उसकी चेतना उस तपते सागर में पूरी तरह डूब गई। उसके शरीर के भीतर की लड़ाकू भावना इस अचानक शक्ति से प्रज्वलित हो उठी, और गर्मी तुरंत उसके शरीर के हर हिस्से में फैल गई। ज़ियाओयान को लगा जैसे वह अपना मुंह खोल दे तो आग उगल सकता है। नीला कमल पृथ्वी को ज्वाला की प्रबल शक्ति ने ज़ियाओयान के शरीर को शुद्ध कर दिया। अचानक उसकी चेतना चमक उठी और ज़ियाओयान ने खुद को ज्वाला के समुद्र में डूबा हुआ देखा। ये ज्वालाएं बहुरंगी थीं। जमीन पर तरह तरह की अजीबोगरीब लपटें हिल रही थीं, और ज्वाला के केंद्र में एक नीला अग्नि कमल प्रचंड रूप से जल रहा था। एक दिन बाद ज़ियाओयान पालथी मारकर बैठ गया। उसकी थोड़ी बंद आंखें थोड़ी कांप उठी। एक पल बाद उसने धीरे से उन्हें खोला। उसकी जेट काली आंखों में एक हल्की नीली लौ घूम गई। काफी देर बाद यह अचानक बढ़ गई, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह से ढक गईं। एक पल के लिए जियोयान की पुतलियां नीली हो गईं, जिससे उसे हल्का सा भयानक एहसास हुआ। उसकी पुतलियों में नीली लौ धीरे धीरे फीकी पड़ने से पहले ज्यादा देर तक नहीं रही। नीली लपटें पूरी तरह से शांत होने के बाद उसकी आंखें अपने मूल अंधेरे में लौट आईं। हालांकि ये आंखें अब पहले की तुलना में बहुत उज्जवल लग रही थीं। फिर
एक भयानक आभा उसके ऊपर छा गई। एक स्तर 6 डूशे विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक स्तर 13 आत्मा मास्टर। उसने अपनी मार्शल आत्मा को फिर से जारी किया। एक धधकती नीली लौ धीरे धीरे उठी। ये जियो यान की पहली सोल रिंग थी, एजियो लोड्स अर्थ कोर फ्लेम। इसलिए जब जियाओ यान को एक सोल रिंग प्राप्त करने की आवश्यकता हुई, तो ये अजीबोगरीब लपटी स्वेच्छा से उसकी सोल रिंग बन गई। हालांकि उसे अपनी वर्तमान शक्ति का पता नहीं था। एक महान सोल मास्टर को लगा कि केवल सोल वेनरेबल्स या सोल सेक्ट ही उसके लिए कोई खतरा नहीं है। अगर बाहरी लोगों को पता चले कि एक 6 साल के बच्चे में इतनी शक्ति है, तो वे बेहद हैरान हो जाएंगे। उसने अपनी मार्शल सोल वापस ले ली। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने अपने पिता और कुछ बुजुर्गों को बाहर पहरा देते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे पूरी रात सोए ही नहीं हो। पिताजी, जियाओ यान ने मुंह खोलते हुए कहा। बिखरे हो जाओ, सब ठीक है। जियाओ मो ने सबको जाने का इशारा किया, फिर जियाओ यान को अध्ययन कक्ष में ले गया। बोलो, क्या हुआ? जियाओ मो ने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा। जियाओ यान कुछ नहीं बोला, बल्कि तुरंत अपनी मार्शल सोल, सम्राट फ्लेम रिबॉर्न को मुक्त कर दिया। यह असंभव है। जियाओ मो ने कुछ अविश्वसनीय देखा, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। एक पल की खामोशी के बाद उन्होंने आह भरी। छोटी आन, जिस पल तुम पैदा हुई थी, उसी पल से मुझे पता था कि तुम असाधारण हो। उस समय तुम्हारी उन आंखों ने मुझे लगभग समर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। तुम्हारे कुछ राज हैं, और मैं उनमें दखलंदाजी नहीं करूंगा। सबके अपने राज होते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। और यह हमेशा तुम्हारा घर रहेगा, और हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, जियोमो ने गंभीरता से कहा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परिवार के साथ विश्वासघात करने जैसा कुछ नहीं करूंगा, जियो यान ने जवाब दिया। जियोमो के स्नेह भरे भाव को देखकर उसे अचानक एहसास हुआ। ... अध्याय का अंत। पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के लिए उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, पूर्ण उपन्यास, उपन्यास वर्गीकरण, मेरी किताबों की अलमारी, रिकॉर्ड पढ़ना, प्रतिक्रिया, 69 किताबों की दुकान, सरलीकृत, पुस्तक के पृष्ठ, इकट्ठा करना, विषय सूची, स्थापित करना, रात में, गलती, 6, अध्याय 6, परीक्षाएं और क्लेश, अध्याय 6, परीक्षण। अपने सामने कसकर बंद दरवाजे को देखकर जियाओ यान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। यहाँ जीवन सचमुच बेफिक्र था। फुस, बस एक पत्र छोड़कर जियाओ यान अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, और उसकी मंजिल थी स्टार डू वन। स्टार डू वन को डूलू महाद्वीप के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक कहा जाता था। खतरे के साथ अवसर भी जुड़े थे। अनगिनत वर्षों में संचित इसमें अनगिनत खजाने थे। 3 प्रमुख जंगली आत्मा पशु आवासों में से एक होने के नाते ये स्वाभाविक रूप से वह स्थान था जहां आत्मा गुरु सबसे ज्यादा आना चाहते थे, क्योंकि प्रत्येक यात्रा का अर्थ था कि वे अपनी साधना में आगे बढ़ने वाले थे। इसका अर्थ कम से कम एक आत्मा पशु की मृत्यु भी था। कोई नहीं जानता था कि स्टार डू वन डूलू महाद्वीप पर कितने वर्षों से अस्तित्व में था, लेकिन इसके घने ऊंचे पेड़ लोगों को इसकी प्राचीनता का पता लगाने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि इस यात्रा पर जियाओ यान का उद्देश्य आत्मा के छल्लों की खोज करना नहीं था। उसे उन चीजों की जरूरत नहीं थी। स्टार डू वन प्राचीन था, और इसमें निश्चित रूप से विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों की कोई कमी नहीं थी। डूलू महाद्वीप की दुनिया में कीमियागर का कोई पेशा नहीं था, इसलिए औषधीय जड़ी बूटियों का कारोबार बेहद खराब था। कुछ काम उसे खुद ही करने पड़ते थे। स्टार डू महान वन के बाहरी इलाके में चहल पहल थी, मानो कोई छोटा सा कस्बा हो। लगभग हर गुजरता हुआ आत्मा गुरु अपनी आखिरी खुराक के लिए यही रुकता था। लंबे काले लबादे और काली बांस की टोपी पहने जियाओ यान ने अपना असली रूप छिपा रखा था, जिससे उसे पहचानना नामुमकिन था। पत्थरों से बनी सड़कों पर चलते हुए उसकी अनोखी पोशाक ने स्वाभाविक रूप से कई लोगों की उत्सुक निगाहें खींची, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज करते हुए माथे से पसीना पोंछते हुए धीरे धीरे सड़क पर टहल लिया। सड़क के दोनों ओर तरह तरह की दुकानें और जनरल स्टोर थे। अपनी सुविधाजनक जगह की वजह से ये बेहद लोकप्रिय था। जियाओ यान की नजरें चमकती हुई दुकानों पर उत्सुकता से घूम रही थी, लेकिन जब उसकी नजर एक विशाल जड़ी बूटी की दुकान पर पड़ी, तो वह रुक गया, एक पल के लिए झिझका, और फिर अंदर चला गया। 7 मोड़ वाली यांगली घास। जियाओ यान थोड़ा खुश हुआ, उसने यहाँ इतनी कीमती चीज मिलने की उम्मीद नहीं की थी। 7 मोड़ वाली यांगली घास एक दुर्लभ जड़ी बूटी थी,
सफेद रंग की छाया पसंद करने वाली और आमतौर पर चट्टानों पर उगने वाली सचमुच एक दुर्लभ खोज। मुझे यहाँ इसे पाने की उम्मीद नहीं थी। सबसे जरूरी बात, ये 7वीं श्रेणी की गोली, आत्मा पोषण की गोली, को परिष्कृत करने के लिए एक जरूरी सामग्री है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये यहाँ मिलेगी। उस समय स्वर्गीय दाओ के साथ जियाओयान के युद्ध के बाद, हालांकि वह पुनर्जन्म पाने के लिए भाग्यशाली था, उसकी आत्मिक शक्ति बेहद कमजोर थी और उसकी विचित्र अग्नि काफी कमजोर हो गई थी। हालांकि अगर वह अपनी आत्मा को धीरे धीरे पोषित करने के लिए आत्मा पोषण की गोली प्राप्त कर लेता, तो वह मजबूत बनने में लगने वाले समय को काफी कम कर सकता था। माफ कीजिए, क्या आप इसे वापस ला सकते हैं? अपनी ख्यालों से बाहर आकर उसने दुकान के सहायक से बात की जो काउंटर पर एकटक देख रहा था। दुकान का सहायक जियाओयान की ओर देखते ही तुरंत उत्साहित हो गया। जियाओयान ने एक अजीब सा चोगा पहना हुआ था और हालांकि उसका चेहरा धुंधला था, स्टारडू महान वन के बाहरी इलाकों में वर्षों बिताने के बाद वह जानता था कि यह व्यक्ति या तो कोई शक्तिशाली व्यक्ति है या कोई धनी व्यक्ति। ऐसा कोई नहीं था जिसे वह नाराज कर सके। साहब, आपकी पसंद लाजवाब है। ये सूरजमुखी अभी अभी जंगल से तोड़ा गया है, जड़ी बूटी बहुत ताजा है। 5 चांदी के सिक्के ही काफी होंगे। दुकानदार ने धीरे से 7 मोड़ वाली यांग विभाजक घास निकाली, उसे एक लकड़ी के डिब्बे में लपेटा और जियाओयान को दे दी। रुको, एक बेसुरी आवाज गूंजी, मैं ये जड़ी बूटी ले लूंगा। जियाओयान ने मुड़कर देखा। नया आने वाला एक तुच्छ सा आदमी था, जिसके बगल में एक कम कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। यह आवाज सुनकर दुकानदार का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। साहब, आप उस जड़ी बूटी के साथ बहुत देर कर चुके हैं, इसे तो उस दूसरे सज्जन ने पहले ही खरीद लिया है। उसने जियाओयान की ओर इशारा किया। ओह मेरे दोस्त, अगर मैं ये जड़ी बूटी ले लूं तो कैसा रहेगा? मैं दुगना दाम दूंगा। आदमी एक लंबे लबादे में लिपटी उस आकृति को घूर रहा था। उसके असली इरादों को लेकर अनिश्चित था और उसे जल्दबाजी में नाराज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? उत्तेजित होकर जियोयान अधीर हो गया। भाई तियान तुम्हारी दवा खरीद कर तुम्हारा उपकार कर रहे हैं, जिद मत करो और सुनने से इनकार मत करो। आदमी की बाहों में बैठी महिला ने उसे हिचकिचाते हुए देखकर गुस्से से कहा। उद्धरण चिन्ह, हे, बहुत समय हो गया है जब किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की हो। इतने सालों में तुम पहली हो। जियोयान ने महिला को देखा और थोड़ा भावुक हुए बिना नहीं रह सका। बच्ची, ज्यादा घमंड मत करो। मैं आज ये दवा ले रहा हूँ और तुम्हें भी आसानी नहीं होगी। ये कहते हुए उसने अपनी योद्धा आत्मा को मुक्त कर दिया और 2 पीले रंग के आत्मा के छल्ले धीरे धीरे ऊपर उठे। ये योद्धा आत्मा कोई और नहीं बल्कि पाताल लोक का भेड़िया था। पाताल लोक का भेड़िया एक काला आत्मा जानवर है और यह गति या शक्ति में कमजोर नहीं है। हे, क्या मैं घमंडी हूँ? तुम सच में मुझ पर चोर को रोको चिल्ला रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। उत्तेजित होकर उस आदमी का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। हे, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके साथ ही दूसरी आत्मा की अंगूठी चमक उठी और वह जियाओयान पर झपटा। यह मार्शल आत्मा गति बढ़ाती है। हे, बुरा नहीं है। साहब, सावधान। ये देखकर कि जियाओयान काफी देर से हिला नहीं था और स्तब्ध सा लग रहा था, दुकानदार ने उसे प्यार से याद दिलाया। आखिरकार, अगर कोई अपनी ही दुकान में मर जाए तो अच्छा नहीं लगता। वह आदमी जियाओयान की ओर झपटा, जो स्थिर रहा। जैसे ही उस अधेड़ उम्र के आदमी के पंजे जियाओयान की गर्दन को छूने वाले थे, वह हिल गया। उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उसमें से धीरे धीरे आग की लपटें उठने लगी, जिससे कमरे का तापमान तेजी से बढ़ गया। दुकान के सहायक और महिला ने अपने ऊपर एक अवर्णनीय गर्मी महसूस की, उनके चेहरे तुरंत पसीने से तर हो गए। जाओ, जियाओयान ने धीरे से कहा और लपटें अधेड़ उम्र के आदमी की ओर बढ़ी। नहीं, आदमी की आगे की गति अचानक रुक गई। उसकी पुतलियां चौड़ी हो गई मानो उसने कुछ भयानक देख लिया हो। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लपटों ने उसे तेजी से अपनी चपेट में ले लिया। लपटों ने उस आदमी को बस एक पल के लिए छुआ ही था कि वह आग की लपटों में घिर गया और जल्द ही राख में बदल गया। एक जिंदा इंसान को राख में बदल देना कितनी भयानक शक्ति थी। वह महिला स्तब्ध लग रही थी, उसकी आंखें खाली थीं और वह कुछ अस्पष्ट बुदबुदा रही थी। एक क्षण बाद उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई और बार बार प्रणाम करते हुए बोली, महाशय, मेरी बदतमीजी माफ कर दीजिए। मैं आपकी महानता को नहीं समझ पाई। मैं मरने लायक हूँ, मैं मरने लायक हूँ।
जियाओयान का किसी महिला से बहस करने का कोई इरादा नहीं था। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ये दुनिया शक्तिशाली व्यक्तियों से भरी है, हमें हमेशा विस्मय का भाव रखना चाहिए। शायद एक छोटी सी दवा की दुकान का मालिक भी एक शक्तिशाली व्यक्ति हो। दुकान के सहायक की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने डरते हुए कहा, महाशय, आप मजाक कर रहे हैं। एक छोटी सी दवा की दुकान का मालिक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? जियाओयान ने उसे गहराई से देखा। उसकी परवाह मत करो, मैं तो बस कह रहा था। अध्याय का अंत।